हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में और एक और टाइप हमने डिस्कस किया था जिसमें यह था कि हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स को सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे भी हमने देखा था कि 1 जूल ऑफ एनर्जी को अर्ग में कैसे कन्वर्ट किया गया, 1 न्यूटन को डाइन्स में कैसे कन्वर्ट किया गया और ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कैसे हमने कन्वर्ट की थी। राइट, आज हम एक थर्ड टाइप, एक नया टाइप डिस्कस करेंगे, डिपेंडेंसी ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने हमने एक एग्जाम्पल रखा है कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी चूज की गई, वो फिजिकल क्वांटिटी बाकी कोई 3 फिजिकल क्वांटिटीज अगर हम चूज करते हैं उन पे किस तरह से डिपेंड करती है। जैसे हमने पता है कि एक इक्वेशन होता है एनर्जी इज इक्वल टू mc², तो इसको भी सॉल्व किया जा सकता है कि मास और स्पीड ऑफ लाइट एनर्जी पे कैसी डिपेंडेंसी शो करती है कि मास पावर 1 से है और स्पीड ऑफ लाइट पावर 2 से है। जब हम उसको लिखते हैं E इज इक्वल टू mc², तो इसी तरह का रिलेशन कैलकुलेट करना, इसी तरह का रिलेशन फाइंड आउट करना कि एक टर्म बाकी टर्म्स पे कैसी प्रोपोर्शनलिटी शो करती है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं और ये एंट्रेंस एग्जाम से भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछे जाते हैं। ये सीबीएसई में भी पूछे जाते हैं, जेईई मेंस में भी पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। सो चलो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। सिस्टम हैज ए बेसिक डायमेंशंस एज डेंसिटी, वेलोसिटी एंड एरिया। जैसे हमने पहले देखा हुआ है कि कोई भी अगर हम डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं तो जैसे फोर्स के लिए ही कैलकुलेशन करते हैं तो लिखते हैं m1l1t-2, एनर्जी के लिए लिखते हैं तो m1l2t-2। अब वो तो था मास, लेंथ और टाइम की टर्म्स में। अब ये जो एक टाइप है न्यूमेरिकल्स का, इसमें कहता है कि फोर्स डेंसिटी की टर्म में, वेलोसिटी की टर्म में और एरिया की टर्म में कैसा लिखा जाएगा। ओके, तो इसको काफी इंपॉर्टेंट है, आसान है, हमें इक्वेशंस अगर सॉल्व करना आती हैं तो ये वेरिएबल्स बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। सो ऐसे क्वेश्चन में हम शुरुआत करते हैं फोर्स से कि फोर्स कैसा लिखा जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट कि जो फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, वेलोसिटी एंड एरिया। तो डेंसिटी को मैं d लिख रहा हूं, पावर x लिख दिया कि जो फोर्स है डेंसिटी से, डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद पावर x, वेलोसिटी v लिख रहा हूं विद पावर y एंड एरिया a लिखा जा रहा है विद पावर z। कि कुछ फोर्स जो है इस तरह से डेंसिटी, वेलोसिटी और एरिया पे डिपेंड करती है। हमें नहीं पता कि डेंसिटी की पावर क्या है, वेलोसिटी की पावर क्या है और एरिया की पावर क्या है। यही पावर्स, यही डायमेंशंस हमें कैलकुलेट करनी होती हैं, x, y और z क्या होंगे। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम यहां पर एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है। सो वी कैन राइट फोर्स इज इक्वल्स टू k which is a dimensionless constant, d की पावर x, वेलोसिटी पावर y, एरिया पावर z। ऐसे अब हमें इनकी डायमेंशंस लिखनी होती हैं इन सब की। तो देखते हैं फोर्स की डायमेंशन क्या होगी। फोर्स की डायमेंशन हम लिख सकते हैं m1l1t-2, k जो कि एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। d है डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो मास का वैल्यू हो गया 1 और वॉल्यूम के लिए लिखा जाएगा L-3। टाइम इसमें कुछ नहीं होता डेंसिटी की टर्म में। डेंसिटी का पावर x था, यहां पर x लिखा गया। फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गया L1t-1 पावर y और एरिया, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, उसका यूनिट होता है, इट मींस L स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पावर z। इस तरह से हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, इन सबके डायमेंशनल वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। ओके, सो इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख सकते हो। ये आसान है, सबकी डायमेंशन हमने पुट कर दी और x y z लिखा था, यहां पर x y और z लिख दिया।
नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि x को इनसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, इन पावर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, y वाली टर्म को इनसे मल्टीप्लाई किया जाएगा और z को इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एज इट इज लिखा जाएगा। सो m1 L1 t माइनस 2 इज इक्वल्स टू डायमेंशन लेस कांस्टेंट k। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखा जाएगा x माइनस 3x t0। यहां पर आ जाएगा Ly t माइनस y एंड यहां पर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ z। ऐसे अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है कि यहां पर आप देख सकते हैं मास है, तो इधर भी मास है, यहां पर इधर लेंथ है, इधर भी लेंथ है, 1 2 3 बारी लिखा गया, तो इनको कंबाइंडली लिखा जाएगा। देखिए यह m1 L1 t माइनस 2 इज इक्वल्स टू डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब k को लिखा जाएगा, सॉरी m यहां पर एक ही बारी है, l अपीयर्स 3 टाइम्स, सो इनकी पावर्स को एड अप किया जाएगा। यहां से आएगा माइनस 3x, यहां से आएगा प्लस y और यहां से आएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ z। और t के लिए t सिर्फ यही है, उसका भी पावर क्या है? 0 है। ओके, तो यहां पर भी है t, राइट। तो 0 और माइनस y ऐसे। अब देखो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सेम बेस क्वांटिटीज हैं, लेंथ भी है, टाइम भी है, मास भी है, बेस क्वांटिटीज सेम है, तो इनकी पावर्स को हमें इक्वेट करना होगा। सो वी कैन राइट नाउ वी विल इक्वेट द पावर्स ऑफ सेम बेस क्वांटिटीज। नाउ वी विल इक्वेट the power of same base quantities। राइट, सो जब हम इनको इक्वेट करते हैं सेम बेस क्वांटिटीज को, तो हमारे पास देखो क्या रिजल्ट आएगा। अगर हम m के लिए देखें, m की पावर को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू 1। यहां से यहां पर x है और यहां पर उसका वैल्यू 1 है, राइट। अब हम अगर l को इक्वेट करते हैं तो l के लिए देखिए क्या है, माइनस 3x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल्स टू, l का यहां पर पावर क्या है? 1 है, तो 1 लिख दिया। ओके, यहां पर आप चाहो तो अभी ही x का यहां पर वैल्यू 1 पुट कर सकते हो, तो हम बाद में इसको देखते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम t को भी इक्वेट करते हैं, तो t का जब हम इक्वेशन देखेंगे तो ये आएगा माइनस y इज इक्वल्स टू -2। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, सो y इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब हमें x भी पता है, y भी पता है, z कैलकुलेट करना है, तो x और y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, हमें z का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, सो पुट सेकंड एंड इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। सो वी गेट -3, x का वैल्यू है 1 प्लस y का वैल्यू है 2 एंड 2z इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करें, -3 प्लस 2, 2z इक्वल्स टू 1। देखिए z का वैल्यू कितना आता है, 2z इक्वल्स टू 1। सो इस तरह से x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसको लिखा जा सकता है इक्वेशन नंबर 5। ओके, सो x, y और z तीनों की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे अगर, तो हमें रिजल्ट पता लग जाएगा कि फोर्स इन पे कैसे डिपेंड करता है। तो उसको देखते हैं कि फोर्स इस पे कैसे डिपेंड करेगा।
तो यहां पर हम लिख सकते हैं x का जो वैल्यू आया है, सॉरी यहां पर x का जो भी वैल्यू आया है दैट इज 1, y का जो वैल्यू आया है दैट इज 2 और z का वैल्यू 1 आया है। सो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहां पर हमारे पास जो एग्जांपल है, अगेन हमारे पास 3 टर्म्स हैं और उनकी डिपेंडेंसी बतानी है। देखते हैं क्या सवाल है। द स्पीड v ऑफ रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन, पहली टर्म है सरफेस टेंशन, सिग्मा से लिखा गया, दूसरी टर्म है डेंसिटी, रो से लिखा गया, और तीसरी टर्म है वेवलेंथ, लैम्डा से लिखा गया। द स्क्वायर ऑफ स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू, v स्क्वायर कैसे इन पे डिपेंड करेगा। तो देखो, आपने लास्ट एग्जांपल में भी देखा था कि जब भी हमें इस तरह के न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करने होते हैं तो हमें इनका डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो आप एनालाइज कर सकते हैं कि क्या आपको इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज आते हैं। जैसे सरफेस टेंशन है, जो सरफेस टेंशन होता है उसको लिखा जाता है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, राइट। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला। वेवलेंथ, वेवलेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा L1। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास m1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, L3। सो आसान है तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले। स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमें आता है L1t-1। तो चलिए इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। सो पहले की तरह हम फिर से लिखेंगे कि लेट जो स्पीड है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा पावर x, डेंसिटी पावर y एंड वेवलेंथ पावर z। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब आप चाहो तो यहां पर डायमेंशनल कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हो, इजिकल टू लगा के कुछ इस तरह से कि v इक्वल्स टू डायमेंशनलेस कांस्टेंट k, देन सिग्मा x, रो y, लैम्डा z। अब नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है कि अब हमें इन सबकी डायमेंशंस यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है। तो स्पीड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, यहां पर आप लिख सकते हैं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। स्पीड का डायमेंशन है L1t-1 इज इक्वल टू k का कोई भी डायमेंशन नहीं है क्योंकि वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। सिग्मा, सिग्मा है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को मैंने बताया था फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो जो भी फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होगा डिवाइडेड बाय लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला, तो m1 L1t-2, ये तो हो गया फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, और डिवाइडेड बाय लेंथ L1, ये है बेटा सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। ओके, अब आती है डेंसिटी की बारी। तो डेंसिटी के लिए क्या लिखा जाएगा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये -3 है मतलब डिवीजन में लिखा जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम L3। ओके, और वेवलेंथ इसको x में लिखा जाना है, ये सारा टर्म जो आएगा ये x में, ये y में, और वेवलेंथ जो है मीटर में लिखा जाता है L, Z में लिखा जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो L वाला टर्म तो कैंसिल हो गया यहां पर, सरफेस टेंशन के लिए फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो हमारे पास अब बचा है सिर्फ L1t-1 इज इक्वल्स टू m की पावर x, यहां से t की पावर -2x, एक ये टर्म बची। यहां से देखिए m की पावर y और l है -3y, और यहां से l आ जाएगा z के बराबर। अब सेम क्वांटिटीज हैं, इनको ऐड अप करेंगे। सो L1t-1 इक्वल्स टू
m की पावर्स को ऐड करेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, x प्लस वाई लिखा जाएगा। l की पावर्स को अगर देखते हैं हम तो l है -3y और यहाँ पर है z, और t के लिए अगर हम कैलकुलेशंस देखते हैं तो t है -2x। नाउ बड़ा आसान सा टर्म है। अब कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नाउ वी विल इक्वेट द पावर ऑफ सेम बेस क्वांटिटीज। सो यहाँ पर बेस क्वांटिटीज मास अगर आप यहाँ लिखना चाहो स्पीड में तो वो 0 आएगा ऐसे, m0। तो बेस क्वांटिटीज को जब हम बेस क्वांटिटीज की पावर को एड अप करेंगे तो मास के लिए क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। लेंथ की पावर्स को इक्वेट करते हैं तो -3y प्लस z, उसका वैल्यू आ गया 1। यह आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड। और टाइम के लिए -2x इक्वल्स टू -1, यह आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब इनको सॉल्व करना है। देखिए ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4 में, तो x का वैल्यू यहां पे आ रहा है x इक्वल्स टू 1/2। ऑलराइट, सो इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4। आप इसको रखिए इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट करिए। जैसे ही आप इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट 4 इन सेकंड। सेकंड में जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो x की जगह 1/2 लिखोगे, प्लस y इक्वल्स टू 0, तो यहां से आ जाएगा y इक्वल्स टू -1/2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। ओके, x भी पता लग गया, y भी पता लग गया। अब x और y की वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। यह सिर्फ y की वैल्यू का यूज होगा। पुट द वैल्यू ऑफ y, या पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन थर्ड। वी गेट -3, y की जगह लिखा जाएगा -1/2 प्लस z इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करें, यह आएगा ऐसे, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 3/2 प्लस z इक्वल्स टू 1। तो z का वैल्यू देख लीजिए कितना आता है यहां से, ये हो जाएगा z इक्वल्स टू 1 minus 3/2, which comes out to be -1/2। So z का वैल्यू आ गया -1/2। ये z का वैल्यू आया है। सो x, y और z तीनों का वैल्यू हमें पता लग गया है। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू। x का वैल्यू आया है 1/2, y का वैल्यू आया है -1/2 और इसका वैल्यू भी है -1/2। ये तो आ गया v का प्रोपोर्शनल। v स्क्वायर का प्रोपोर्शनल क्या होगा? आपको यही पूछा गया ना, द स्क्वायर ऑफ स्पीड। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो v स्क्वायर लिखा जाएगा σ1 रो -1 लैम्डा -1। क्योंकि ये जो 2 था, इस 2 से कैंसिल हो जाएंगे। इन सबका स्क्वायर लिखेंगे जब आप इस तरह से, इन सबका स्क्वायर लिखेंगे, इधर भी ऐसे स्क्वायर लिखा जाएगा, तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल करेगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये टर्म्स बचेंगे आपके पास। इट कम्स आउट टू बी v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय रो लैम्डा। दिस इज द आंसर। अब हम इसका लास्ट टाइप डिस्कस करेंगे, टाइप 4 डायमेंशनल एनालिसिस का। क्या कहता है? कन्वर्जन फ्रॉम ओल्ड सिस्टम, जिसको यूजुअली ऐसे सिस्टम लिया जाता है, टू न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कि एक हमारे पास क्वांटिटी होगी जो ऐसे सिस्टम में लिखी होगी, उसका कन्वर्जन करना है कि न्यू सिस्टम में वो कैसे, उसकी वैल्यू क्या होगा। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, इफ लेंथ, क्योंकि आपको पता है ऐसे सिस्टम में 7 फंडामेंटल हमारे पास डायमेंशंस हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो
लेंथ यूनिट बिकम डबल्ड। यूजली हम एसआई सिस्टम में क्या लिखते हैं, 1 मीटर, 1 केजी, 1 सेकेंड, ये हमारी एसआई यूनिट्स हैं। लेकिन एक नया सिस्टम बना, उस नए सिस्टम में क्या है, जो लेंथ है, जैसे यहां लिख रहा हूं कि ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम। ओल्ड सिस्टम एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम है, लेकिन न्यू सिस्टम में जो लेंथ होगा वो कितना हो गया, डबल्ड हो गया। 1 मीटर की जगह 2 मीटर लिखा जाएगा। टाइम कितना हो गया, हाफ। 1 सेकेंड की जगह हाफ सेकेंड लिखा जाएगा। फिर पूछा जाता है फाइंड द फैक्टर बाय विच द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट कंपेयर टू ओल्ड सिस्टम। तो नए सिस्टम ऑफ यूनिट में स्पीड ऑफ लाइट और पुराने सिस्टम में जो स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उनमें क्या कन्वर्जन आएगा। ओके, सो ओल्ड सिस्टम में आपको पता होता है जो लेंथ लिखा जाता है 1 मीटर लिखा जाता है, जो टाइम लिखा जाता है 1 सेकेंड लिखा जाता है, मास को 1 केजी लिखा जाता है। लेकिन न्यू सिस्टम में उसने कैसा यूनिट डिसाइड किए हैं कि लेंथ जो हो गया उसको 2 मीटर लिखा जाएगा और टाइम को हाफ सेकेंड लिखा जाएगा। आसान सा सवाल है, जैसे हम लिख सकते हैं ओल्ड सिस्टम में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट की। न्यू सिस्टम में इसकी वैल्यू हमें नहीं पता कितनी होगी, मान लेते हैं C' इसकी वैल्यू है, और यूनिट की जगह क्या लिखेंगे, मीटर की जगह लिखा जाएगा 2 मीटर और सेकेंड की जगह लिखा जाएगा हाफ सेकेंड। ये इसकी यूनिट्स मानी गई। जब आप इसको सॉल्व करते हो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएंगे, तो ये आएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू C' 4 मीटर पर सेकेंड। ये ऐसा आ जाएगा। अब मीटर पर सेकेंड ये दोनों आपस में ये यूनिट्स कैंसिल हो रही हैं, सो 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू C'। सो इस तरह से आपको 4 से डिवीजन मिल रहा है। देखो, फाइंड द फैक्टर, किस फैक्टर से स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो रही है। सो वी कैन से इन दिस न्यूमेरिकल बाय फैक्टर ऑफ 4, by a factor of 4 the speed of light decreases in new system of unit, decreases in new system of unit। so factor अगर आपसे पूछा गया तो factor क्या आएगा, सिर्फ 4 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। इसमें देखते हैं in a particular system the unit of length, mass and time are chosen to be 10 सेंटीमीटर लेंथ को रखा गया है, 10 ग्राम मास को माना गया है और 0.1 सेकेंड टाइम एज ए यूनिट कंसीडर किया गया है। द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी इक्वलेंट टू, तो फोर्स का यूनिट तो आपको पता है ऐसा ही सिस्टम में 1 न्यूटन कहा जाता है। तो इस सिस्टम में ये जो न्यू सिस्टम माना गया, इसमें फोर्स का यूनिट क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, 0.1 न्यूटन, 1 न्यूटन, 10 न्यूटन एंड 100 न्यूटन। ओके, ये बेसिक सा मैंने आपको यहाँ पर बना के दिया है टेबल। एसआई सिस्टम में लेंथ को 1 मीटर, मास को 1 केजी, टाइम को 1 सेकेंड कंसीडर किया गया है। न्यू सिस्टम में लेंथ को 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम और 0.1 सेकेंड कंसीडर किया गया है। सो देखिए, इसका सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे कि जो फोर्स का यूनिट है बाय कन्वेंशन एसआई सिस्टम में 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन को लिखा कैसे जाता है, 1 न्यूटन ये लिखा जाता है केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, राइट। इसको फिर अब देखो, हमारे पास जो हमें कन्वर्जन है वो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड्स में है, तो अगर इसको भी वैसा लिखा जाए तो ये लिखा जाएगा, ये मैंने आपको सिखाया था जब हमने सीजीएस यूनिट्स में फोर्स को कन्वर्ट किया था, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ऐसा लिखा जाएगा 1 न्यूटन को, राइट। अब नए वाले सिस्टम में देखते हैं कि कैसे लिखा जाए। न्यू सिस्टम में
केजी की जगह क्या लिखा जाएगा, या फिर ग्राम की जगह 10 ग्राम, लेंथ की जगह मीटर की जगह क्या लिखा जाएगा 10 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय टाइम की जगह सेकेंड्स की जगह 0.1 सेकेंड का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 10 ये तो हो गया 100 ग्राम सेंटीमीटर, ये 0.1 कुछ ऐसा आएगा, इसका स्क्वायर है, और सेकेंड स्क्वायर आएगा। 1/10 का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 100, 1/100, वो 100 ऊपर चला जाएगा, सो इट कम्स आउट टू बी n डैश इक्वल्स टू 10 की पावर 4 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। एक तो ये इक्वेशन हो गया, एक ये इक्वेशन हो गया। ये है न्यू सिस्टम में, जो भी न्यू सिस्टम क्वेश्चन में है, और ये है एसआई सिस्टम में कैसा ये फैक्टर है 1 न्यूटन का। अब क्या फर्क पड़ा, इक्विवेलेंसी देखनी है इनकी, तो आप फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर सकते हैं। सो n डैश डिवाइडेड बाय 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू, यह आ जाएगा 10 की पावर 4 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो ये रिजल्ट आया आपके पास। ये वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, यूनिट्स जो हैं, यहां 10 की पावर 4 है डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5 है, तो क्या रिजल्ट आएगा n डैश अपॉन n, n डैश अपॉन n इज इक्वल्स टू 1/10 इज इक्वल्स टू 0.1। सो जो फाइनल रिजल्ट आता है वो क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट आ गया n डैश इक्वल्स टू 0.1 टाइम्स ऑफ न्यूटन। सो n डैश इक्वल्स टू 0.1 टाइम्स ऑफ n। सो न्यू सिस्टम में ये यूनिट कंसीडर किया गया फोर्स का। सो कौन सा ऑप्शन है, सो वी हैव आवर फर्स्ट ऑप्शन। इस तरह से ये बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं जिसको लॉजिक के साथ भी आप सॉल्व कर सकते हो। सो इसी तरह से हम इस चैप्टर को और भी आगे बढ़ाएंगे। कुछ अब जो डायमेंशन के छोटी छोटी कुछ लिमिटेशंस हैं या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उनको डिस्कस करूंगा। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशंस हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड छूटता जा रहा है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं जरूर आपको बताऊंगा कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें कैसे सीखना है। और साथ ही साथ उसी लेक्चर में अगर पॉसिबल हो पाया तो हम एरर को भी शुरू करेंगे, एरर एनालिसिस को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करिए, देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे साथ साथ आप भी अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड लक।